नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पर MPPSC प्रीलिम्स 2023 के लिए मैराथन क्लासेस की एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 30 दिनों में 30 मैराथन क्लास के जरिए MPPSC प्रीलिम्स 2023 का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो यह सीरीज आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की पहली क्लास में हमारे टॉपिक रहेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान एवं 1857 की क्रांति, इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य का गठन एवं पुनर्गठन। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोधी के साथ संघर्ष किया था? ऑप्शन है सूरज सेन, विक्रमादित्य, वीर सिंह या मान सिंह। तो याद रखिएगा, तोमर वंश के शासक विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोधी के साथ संघर्ष किया था। इसके अलावा कुछ पॉइंट याद रखिएगा। वीर सिंह तोमर ने 14वीं सदी में मुस्लिम सत्ता की अराजक स्थिति का फायदा उठाकर ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की थी। इस वंश के राजा सूरज सेन ने ग्वालियर का मजबूत किला बनवाया था, जिसे किलों का जिब्राल्टर उपनाम से जाना जाता है। इससे प्रश्न बनता है, तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, वीर सिंह तोमर ने। कब की थी? तो 14वीं सदी में। इसके अलावा याद रखिएगा, राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था। और इसके अलावा किलों का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ग्वालियर के किले को। तोमर वंशीय राजा मान सिंह ने ग्वालियर के प्रसिद्ध गुजरी महल का निर्माण कराया था। अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य को हराकर इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। याद रखिएगा, विक्रमादित्य तोमर वंश के अंतिम राजा थे और इब्राहिम लोधी के साथ इनका संघर्ष हुआ, जिसमें इनकी हार हुई और इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया, राजा सूरज सेन ने ग्वालियर किले का निर्माण कराया था। वहीं राजा मान सिंह ने गुजरी महल का निर्माण कराया था और राजा विक्रमादित्य अंतिम तोमर राजा थे। अगला प्रश्न है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है रुद्र प्रताप बुंदेला, राजा छत्रसाल, वीर सिंह बुंदेला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 14वीं शताब्दी में बुंदेला वंश का उदय हुआ था। इस वंश के रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 ईस्वी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि ओरछा किस वंश की राजधानी थी? तो याद रखिएगा, ओरछा बुंदेला वंश की राजधानी थी। साथ ही प्रश्न आता है, ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इस वंश के प्रसिद्ध राजा छत्रसाल थे, जिन्होंने मुगलों के साथ युद्ध किया, परंतु बाद में मुगल दरबार में 4000 का मनसब पद प्राप्त किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस राजा को 4000 का मनसब पद दिया गया था मुगल दरबार में? तो याद रखिएगा, राजा छत्रसाल को। बुंदेला राजवंश के हृदय शाह ने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण कराया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुंदेला शासक मधुकर शाह का पुत्र रामचंद्र जहांगीर के समकालीन था एवं रामचंद्र के छोटे भाई वीर सिंह देव बुंदेला के हाथों जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। MPPSC 2008, 2010 के अलावा कई अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। और आप सभी जानते हैं, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। चंदेल वंश ने महोबा में शासन किया था। इस वंश का संस्थापक नन्नुक था। यह भी पूछा जाता है। राजा धंगदेव के शासनकाल में प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का, जिनमें पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मुख्य हैं, का निर्माण धंगदेव ने करवाया था। इसके अलावा खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर ने कराया था। यह भी पूछा जाता है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, विद्याधर ने। और पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव ने। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है, याद रखिएगा। अंतिम चंदेल शासक परमार्दी देव को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराकर महोबा को अपने राज्य में मिला लिया था। याद रखिएगा, परमार्दी देव अंतिम चंदेल शासक थे। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? MPPSC 2009 के अलावा भी कई एग्जाम से पूछा जा चुका है।
याद रखिएगा ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना राणोजी सिंधिया द्वारा की गई थी। ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया था। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर हमला करके मुगल शासक शाह आलम को मुक्त कराया था। सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी याद रखिएगा उज्जैन थी। इस वंश के शासक दौलतराव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। सिंधिया वंश के राजा जीवाजीराव सिंधिया ने वर्ष 1948 में राज्य का भारत संघ में विलय किया तथा वे संयुक्त संघ के राज्य प्रमुख बन गए थे। यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है कि राज्य संघ में, भारत संघ में किसने विलय किया था अपना राज्य, तो याद रखिएगा राजा जीवाजी राव ने। और कब किया था, तो याद रखिएगा 1948 में। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? नीमच छावनी, लश्कर छावनी, सतना छावनी या रायगढ़ छावनी? तो याद रखिएगा 1857 का विद्रोह सबसे पहले मध्य प्रदेश के नीमच छावनी से शुरू हुआ था। और अगर देश में पूछा जाए तो याद रखिएगा मेरठ छावनी से हुआ था। मेरठ से 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई, जहां सबसे पहले सैनिकों ने विद्रोह आरंभ किया। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में भी विद्रोह भड़क गया और सिपाहियों ने अधिकारियों को मार भगाया। मंदसौर में भी ऐसा ही हुआ। 14 जून को ग्वालियर छावनी के सैनिकों ने भी हथियार उठा लिए। इस तरह शिवपुरी, गुना, मुरार में भी विद्रोह भड़क उठा। उधर तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर जीत लिया और महाराजा सिंधिया ने भागकर आगरा में अंग्रेजों के पास शरण ले ली। इस क्रांति के दौरान दिल्ली के शहजादा हुमायूं ने फिरोज शाह नाम से मंदसौर में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। याद रखिएगा यह दिल्ली के शहजादा हुमायूं की बात हो रही है, शहंशाह हुमायूं नहीं। एक शहजादे का नाम भी हुमायूं था और एक बादशाह हुमायूं भी था। अगला प्रश्न है किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, दौलतराव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहां गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब है विदिशा। यह भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट याद रखिएगा। शुंग वंश की स्थापना 1806 ईसा पूर्व के आसपास अंतिम मौर्य शासक बृहरथ के सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके की थी। पुष्पमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र शुंग विदिशा का शासक था। शुंग वंश के 5वें शासक भागभद्र के समय यवन राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में भागवत धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई थी। शुंग वंशीय राजाओं द्वारा हरहूत में एक स्तूप बनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कालिदास ने मालविकाग अग्निमित्रम में शुंग वंशीय अग्निमित्र के चरित्र के बारे में वर्णन किया है। और यह भी पूछा जाता है मालविकाग अग्निमित्रम किसने लिखी? तो याद रखिएगा कालिदास जी ने। अगला प्रश्न है नचना कुठार का अभिलेख किससे संबंधित है? नागभट्ट प्रथम, व्याघ्रराज, राजा भोज या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा नचना कुठार अभिलेख का संबंध है व्याघ्रराज से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। पुराणों के अनुसार विद्याशक्ति नामक एक ब्राह्मण ने विदिशा में वाकटक वंश की स्थापना की थी। इसके साक्ष्य व्याघ्रराज के नचना कुठार अभिलेख जो कि सतना में स्थित है एवं गज अभिलेख जो कि पन्ना में स्थित है, इससे मिलते हैं। अगला प्रश्न है किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा ने अरबों को हराया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसका शासनकाल था 730 से 756 ईस्वी में। इसने उज्जैनी में शासन किया था। इसमें अरबों के भारत पर आक्रमण को भी विफल किया था, याद रखिएगा। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। अगला प्रश्न है विश्वनाथ का मंदिर कहां स्थित है? तो याद रखिएगा विश्वनाथ का मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो दोस्तों छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। खजुराहो के प्रसिद्ध पार्श्वनाथ मंदिर एवं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक धंगदेव ने कराया था। अगला प्रश्न है रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रानी दुर्गावती, रानी कमलाबाई, रानी अवंतीबाई या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से रानी अवंतीबाई
जानी जाती हैं। मंडला जिले की छोटी सी रियासत रामगढ़ में जमींदार की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने इसकी देखभाल के लिए राज्य हड़प नीति के अंतर्गत एक तहसीलदार की नियुक्ति की थी। इससे एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि झांसी को किस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपने राज्य में विलय करने की कोशिश की थी? तो याद रखिएगा, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत। इससे नाराज विधवा रानी अवंतीबाई ने मंडला नगर की सीमा पर खेरी गांव में अंग्रेज सेनापति बार्डन को युद्ध में भागने पर मजबूर कर दिया और अंग्रेज तहसीलदार को मारकर रामगढ़ को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। दिसंबर 1857 में अंग्रेजों ने सेनापति बार्डन के नेतृत्व में रीवा राज्य की सेना की मदद से रामगढ़ किले का घेराव कर दिया। किले में रसद समाप्त हो जाने के कारण और अंग्रेजों से युद्ध में स्वयं को पराजित होता देख रानी ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कटार से 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। रानी अवंतीबाई को उनकी वीरता और पराक्रम के लिए रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में जाना जाता है। यह डेट याद रखिएगा, 20 मार्च 1858 को। और अंग्रेज सेनापति का नाम याद रखिएगा, बार्डन, और अंगरक्षिका गिरधारी बाई। अगला प्रश्न है, खजुराहो निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, मान्यखेट पर किस वंश का शासन था? तो दोस्तों मान्यखेट पर राष्ट्रकूट वंश का शासन था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 7वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश की दो शाखाओं ने बैतूल, अमरावती तथा मान्यखेट पर शासन किया था। राष्ट्रकूट वंश के अधिक साक्ष्य राज्य में नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। उज्जैन अवंती की राजधानी थी महाजनपद युग में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग बौद्ध व जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या उत्तर भारत में 16 थी, जिनमें से चेदी तथा अवंती जनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थे। इस राज्य का अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था। यह जनपद पश्चिम और मध्य मालवा क्षेत्र में बसा हुआ था, जिसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी थी महेशमती, जो कि वर्तमान महेश्वर शहर है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच नेत्रावती नदी बहती थी। चेदी जनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग तथा उसके समीपस्थ भूखंड में फैला हुआ था। चेदी एक्चुअल में खजुराहो और छतरपुर साइड का एरिया है। पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के वर्तमान उज्जैन नगर से की जाती है। अगला प्रश्न है, होलकर वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, मल्हार राव होलकर वंश के संस्थापक थे। 1730 ईस्वी में मल्हार राव होलकर ने मालवा में होलकर वंश की स्थापना की थी। इस वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे, जिन्होंने 1732 में इंदौर को राजधानी बनाया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में शहीद होने के बाद अहिल्याबाई होलकर ने शासन की बागडोर संभाली थी। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर स्थानांतरित की थी। महेश्वर में ही महारानी अहिल्याबाई होलकर का महल भी स्थित है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि रानी अहिल्याबाई होलकर का महल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, महेश्वर में। महेश्वर खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। याद रखिएगा, महेश्वर में ही नर्मदा नदी पर बना महेश्वर बांध एवं सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। अंतिम होलकर शासक तुकोजी तृतीय ने राज्य का भारत संघ में विलय कर दिया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1935 में अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन किया गया था। रतलाम में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता स्वामी ज्ञानानंद थे, जिनकी प्रेरणा से 1920 में रतलाम कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी तथा मोहम्मद उमर खान इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। वर्ष 1935 में रतलाम में प्रजा परिषद का गठन हुआ था, जिसने किसानों व मजदूरों को संगठित करने का प्रयास किया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद से प्रेरित होकर 1928 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। दोस्तों यह एक एक पॉइंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों आप सभी जानते हैं सम्राट अशोक ने सांची स्तूपों का निर्माण कराया था। यह प्रश्न 2006 एमपीपीएससी में और इसके अलावा कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। मौर्य युग में व्यापारिक मार्गों की संख्या 4 थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। जिनमें से तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावती तक था, जिसमें महेशमती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित थे। मौर्यकालीन सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य से था। याद रखिएगा, रूपनाथ जो कि जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील का एक गांव है, गुर्जरा जो कि दतिया जिले का एक छोटा सा भूभाग है, सारोमारो जो कि शहडोल जिले का एक छोटा सा भूभाग है, पनगुड़िया सीहोर जिले का एक भाग है, सांची स्थित लघु स्तंभ भी इन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे। यह लघु शिलालेख व लघु स्तंभ लेख इस बात के प्रमाण है कि मध्य प्रदेश राज्य में मौर्य युगीन शासन व्यवस्था कायम थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के किनारे हड़प्पा के समकालीन सभ्यता का विकास हुआ था। सभ्यता का दूसरा चरण पाषाण एवं ताम्रकाल के रूप में विकसित हुआ था। नर्मदा की सुरम्य घाटी में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व यह सभ्यता फली फूली थी। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन थी। महेश्वर, नावड़ा, टोडी, कायथा, नागदा, बरखेड़ा, ऐरण आदि इसके केंद्र थे। इन क्षेत्रों की खुदाई से प्राप्त पुरावशेषों से इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा याद रखिएगा, नरसिंहपुर के निकट भुतरा नामक स्थान से प्राप्त पाषाण कालीन औजार संभवतः मध्य प्रदेश से प्राप्त सबसे प्राचीन औजार हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, ऐरण जो कि सागर जिले के अंतर्गत आता है, सती प्रथा के सबसे पुराने साक्ष्य ऐरण से ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने किस पद्धति की कटु आलोचना की थी? तो याद रखिएगा, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने अंग्रेजी पद्धति की कटु आलोचना की थी। और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कहां की थी तो जबलपुर में की थी। 1885 में बनी कांग्रेस का प्रभाव मध्य प्रदेश में वर्ष 1904 में दिखाई देना आरंभ हुआ। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने वर्ष 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कटु आलोचना की थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन 1906 में जबलपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ आदि सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। यह डेट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1904 और 1906। और 1885 आप सभी जानते होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मंडला किसकी राजधानी थी? तो याद रखिएगा, मंडला गौड़ वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। एमपीपीएससी 2010 में पूछा गया है। सिंधिया वंश की राजधानी आप सभी जानते हैं, पहले उज्जैन थी, फिर ग्वालियर हो गई। होलकर वंश की राजधानी इंदौर थी। परमार वंश की राजधानी थी धार, याद रखिएगा। और गौड़ वंश की राजधानी थी मंडला। यादव राय ने गढ़ा कटंगी में गौड़ राजवंश की स्थापना की थी। गौड़ राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा संग्राम शाह था। अकबर के समकालीन गौड़ राजवंश की शासिका रानी दुर्गावती थी। मुगल सेनापति आसिफ खान ने रानी दुर्गावती को पराजित किया था। गौड़ राजवंश की राजधानी मंडला थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? एमपीपीएससी 2004 और इसके अलावा भी कई एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी जानते हैं अवंती उज्जैन को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इसके अलावा कुछ और देख लीजिएगा, प्राचीन जनपद के परिवर्तित नाम, प्राचीन जनपद नया नाम, अवंती उज्जैनी का नाम है, वत्स ग्वालियर का क्षेत्र कहलाता था, चेदी खजुराहो या बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता था, अनूप निमाड़ से कहा जाता था या वर्तमान खंडवा जिले के क्षेत्र को, दसाण विदिशा का प्राचीन नाम है, टुंडीकेर दमोह का पुराना नाम है। इसके अलावा नलपुर नरबर या शिवपुरी का पुराना नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र ने शासन किया था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अग्निमित्र ने विदिशा पर शासन किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। शुंग वंश की स्थापना
86 ईसा पूर्व के आसपास अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके की थी। पुष्पमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र शुंग विदिशा का शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी, और याद रखिएगा सातवाहन वंश के शासनकाल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। सातवाहन वंशीय शासक सतकर्णी के द्वारा मालवा पर शासन करने के साक्ष्य विभिन्न पुराणों से मिलते हैं। इसके साथ ही उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी आदि से सातवाहन वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सातवाहन वंशीय राजाओं के काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। इसके साक्ष्य आबा, चकरखेड़ा एवं बिलासपुर से मिलने वाले रोमन सिक्के हैं। अगला प्रश्न है, कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा नाग वंश के राजाओं ने। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार 3री-4थी सदी में नागवंशीय राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था। इस वंश के राजाओं ने कुषाणों का प्रतिरोध किया था तथा उनके उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अगला प्रश्न है, नागभट्ट प्रथम किस वंश का राजा था? तो दोस्तों याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था नागभट्ट प्रथम। और दोस्तों यह सभी प्रश्न पहले कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसका शासनकाल 730 से 756 ईस्वी में था। उसने उज्जैनी में शासन किया था। उसने अरबों के भारत पर आक्रमण को भी विफल किया था, याद रखिएगा नागभट्ट प्रथम ने। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। चंदेल वंश ने महुआ में शासन किया था। इस वंश का संस्थापक नन्नुक था। राजा धंगदेव के शासनकाल में प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव ने कराया था। इसके अलावा खजुराहो के प्रसिद्ध कनरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? दोस्तों यह भी प्रश्न पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, और याद रखिएगा सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज की रचना है। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी, परंतु इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था श्रीहर्ष। परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज थे। परमार वंश की राजधानी धार थी। धार को ही दोस्तों राजा भोज की नगरी कहा जाता है। राजा भोज ने भोजताल जो कि भोपाल में स्थित है, इसके अलावा सरस्वती मंदिर जो कि धार में स्थित है आदि का निर्माण कराया था। इसके अलावा याद रखिएगा भोजपुर मंदिर का निर्माण भी राजा भोज ने ही कराया था, और भोजपुर मंदिर रायसेन जिले में आता है। राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजा मार्तंड, योग सूत्र व्रति, विद्या विनोद, चारु चर्चा एवं युक्ति कल्पत्रु आदि ग्रंथों की रचना की है। इनके नाम एक बार फिर से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। राजा भोज की अधिकतर रचनाओं से प्रश्न बनता है। सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठभरण, सिद्धांत संग्रह, राजा मार्तंड, योग सूत्र व्रति, विद्या विनोद, चारु चर्चा एवं युक्ति कल्पत्रु आदि ग्रंथों की रचना की है राजा भोज ने। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा त्रिपुरी पर कलचुरी वंश ने शासन किया था। त्रिपुरी दोस्तों वर्तमान जबलपुर वाले क्षेत्र को या महाकौशल वाले क्षेत्र को कहा जाता था। कलचुरियों ने महिष्मती एवं त्रिपुरा पर 550 ईस्वी से 740 ईस्वी तक शासन किया था। इस वंश के संस्थापक कृष्णराज को माना जाता है। कलचुरी वंश के राजाओं ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था। अगला प्रश्न है, जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा होम रूल लीग की स्थापना 1915 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था। यही वर्ष 1915 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी।
और वर्ष 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। यह तीनों डेट्स दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1907 क्रांतिकारी दल की स्थापना जबलपुर, 1915 होम रूल लीग की स्थापना जबलपुर एवं 1923 झंडा सत्याग्रह नागपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जबलपुर से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले में श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। इसके अलावा याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को अगर देश में पूछा जाए तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च इसी को कहा जाता है। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से की थी और इस बारे में अपन अपनी नेशनल वाली क्लास यानी कि मॉर्निंग वाली क्लास में काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सत्याग्रह से अधिकतर प्रश्न देखने को बनता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1931 में कहां से स्त्री सेवा दल की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है रतलाम में। रतलाम में 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों 1857 के विद्रोह से भी काफी प्रश्न देखने को बनते हैं, तो याद रखिएगा 1857 के प्रमुख विद्रोही या क्रांतिकारी एवं उनसे संबंधित स्थान। शेख रमजान ने सागर से विद्रोह आरंभ किया था। टांट्या भील, खरगोन, शंकर शाह, गड़ा मंडला, राजा ठाकुर प्रसाद, राघवगढ़, शहादत खान, महू, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी कालपी, तात्या टोपे, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, भीमा नायक, मंडलेश्वर, उज्जैन, रानी अवंतीबाई, रामगढ़, झलकारी झांसी। झलकारी रानी लक्ष्मीबाई की अंग रक्षिका थी और गिरधारी बाई रामगढ़, गिरधारी बाई रानी अवंतीबाई की अंग रक्षिका थी, याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश राज्य का गठन एवं विभाजन, जिसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 1 नवंबर वर्ष 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। इस गठन का नाम था पुनर्गठन आयोग 1953, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। नए राज्यों के गठन की मांग को देखते हुए 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष थे सैयद फजल अली तथा सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू एवं डॉक्टर के.एम. पणिक्कर। इस आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने की सिफारिश की थी। दोस्तों यह प्रश्न काफी पूछा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों का गठन किस आधार पर करने की सिफारिश की थी? तो याद रखिएगा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की सिफारिश की गई थी। आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश की सीमाओं में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए थे। अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर तथा भंडारा जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया गया था, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के हिस्सा है। इसके अतिरिक्त पूर्व मध्य प्रदेश, जिसे पार्ट ए के नाम से जाना जाता था, के भागों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के अतिरिक्त मध्य भारत, जिसे पार्ट सी के नाम से जाना जाता था, राज्य को मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया था। पार्ट सी राज्य विंध्य प्रदेश को भी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जोड़ा गया था। दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। तहसील का नाम था सिरोंजा, जो कि राजस्थान की थी और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में से जोड़ा गया था। उपर्युक्त सीमाओं में परिवर्तन के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई, जो कि तत्कालीन समय के सीहोर जिले की एक तहसील थी। गठन के समय मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर और इसमें कुल 43 जिले शामिल थे। यह प्रश्न भी काफी पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1956 राज्य के गठन के समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 43 और क्षेत्रफल याद रखिएगा 4,43,446 वर्ग किलोमीटर।
अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, सैयद फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे एवं हृदयनाथ कुंजरू एवं डॉक्टर के.एम. पणिक्कर राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में 10वां संभाग किसे बनाया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शहडोल को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। शहडोल संभाग का उद्घाटन 14 जून 2008 में किया गया था। शुरुआती दौर में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी जिलों को इसमें जोड़ा गया था, जबकि अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिलों के लिए ही शहडोल संभाग इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी डेट काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 14 जून 2008। इसके अलावा देखिएगा मध्य प्रदेश राज्य के संभाग एवं संबंधित जिले, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अधिकतर जिला पूछ लिया जाता है और किस संभाग से संबंधित है। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट एवं कटनी। भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ एवं विदिशा। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, लेकिन भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भोपाल से भी, सीहोर से भी, रायसेन से भी, राजगढ़ से भी एवं विदिशा से भी। अगला संभाग है इंदौर, जिसके अंतर्गत आते हैं इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, देवास एवं आगरमालवा। सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं 52वां जिला निमाड़ी। रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली एवं मऊगंज, 53वां जिला मऊगंज। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना एवं अशोकनगर। चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं मुरैना, भिंड एवं शिवपुर। शिवपुर दोस्तों ऐसा होता है, शिवपुर। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आते हैं होशंगाबाद, जिसका नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, हरदा एवं बैतूल। शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं शहडोल, उमरिया, अनूपपुर एवं डिंडोरी। याद रखिएगा, शहडोल 10वां संभाग है। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? तो याद रखिएगा 4,43,446 वर्ग किलोमीटर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल था। और दोस्तों यह सभी प्रश्न पहले कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, तो सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? तो दोस्तों जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2008 में सिंगरौली जिले का गठन किस जिले से विभाजित करके किया गया था? तो याद रखिएगा, सिंगरौली जिला सीधी से पृथक करके एक जिला बनाया गया था 2008 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीधी। सिंगरौली को ही दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिंगरौली को। क्षेत्रीय विकास की दृष्टिकोण से नए जिलों की मांग उठने के कारण राज्य सरकार ने 15 अगस्त 2003 को बॉस समिति की सिफारिश पर 3 नए जिले बनाए, बुरहानपुर, अशोकनगर तथा अनूपपुर, और क्रमशः खंडवा, गुना, शहडोल जिलों से अलग करके, यानी कि बुरहानपुर खंडवा से अलग करके, अशोकनगर गुना से अलग करके और अनूपपुर शहडोल से अलग करके बनाया गया था। और याद रखिएगा 15 अगस्त 2003 के बाद से अमरकंटक अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। पहले के एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि अमरकंटक जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है वह शहडोल जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन 2003 के बाद से है अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। और तहसील की बात की जाए तो याद रखिएगा पुष्पराजगढ़ तहसील, पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत अमरकंटक आता है, पुष्पराजगढ़ तहसील अनूपपुर के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। इसी क्रम में 2008 में अलीराजपुर तथा सिंगरौली नामक 2 नए जिले क्रमशः झाबुआ एवं सीधी से पृथक करके बनाए गए थे या अलग करके बनाए गए थे। याद रखिएगा, अलीराजपुर झाबुआ से और सिंगरौली सीधी से अलग करके 2008 में नए जिले बनाए गए थे। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले की आगर, बड़ौद, कुसनेर एवं नलखेड़ा तहसीलों को पृथक करके राज्य का 51वां जिला
आगर मालवा बनाया गया था, याद रखिएगा। और दोस्तों यह डेट्स काफी महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम से पूछी जाती है कि यह जिला कब बना था या किससे पृथक करके बनाया गया था। 10 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों बात ब्रिटिश काल की जा रही है और उस समय मध्य प्रदेश को सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था और बरार, महाकौशल और बघेलखंड सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत आते थे। ब्रिटिश काल में इस प्रदेश को सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल के प्रांत तथा बघेलखंड एवं छत्तीसगढ़ रियासतों के कुछ भाग शामिल थे सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा बात 1947 की जा रही है और इस समय सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कुल 4 भागों में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अब उन 4 भागों के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अधिकतर इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत राज्यों के गठन हेतु सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को निम्न 4 पृथक राज्यों के रूप में गठित किया गया था, जिनके नाम थे मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत एवं भोपाल रियासत या भोपाल। मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात की जाए तो पूर्व मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण सेंट्रल प्रोविंस और बरार प्रांतों में बघेलखंड तथा छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर किया गया था। इसकी राजधानी नागपुर बनाकर इसे पार्ट ए स्टेट राज्य श्रेणी में रखा गया था। इसके अलावा बात अगर विंध्य प्रदेश की जाए तो पार्ट ए स्टेट राज्यों के पूर्व प्रदेश में उत्तर में स्थित रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। इसे पार्ट सी राज्यों की श्रेणी में रखा गया था। रीवा इसकी राजधानी बनाकर विंध्य प्रदेश में 37 रियासतों को सम्मिलित किया गया था। दोस्तों यह अधिकतर पूछा जाता है, या तो विंध्य की राजधानी पूछी जाएगी तो याद रखिएगा रीवा, या इसे किस पार्ट की श्रेणी में रखा गया था तो पार्ट सी में, और या फिर कितनी रियासतें इसमें सम्मिलित की गई थी तो याद रखिएगा 37 रियासतों को विंध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया था। फिर आता है मध्य भारत। पूर्व मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिम में स्थित 26 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत के रूप में पार्ट बी श्रेणी का एक नया राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी 6 महीने के लिए ग्वालियर थी और 6 महीने के लिए इंदौर बनाई गई थी, याद रखिएगा। फिर आता है भोपाल। भोपाल को एक पृथक राज्य बनाकर पार्ट सी श्रेणी के राज्यों में शामिल किया गया था और इसकी राजधानी भोपाल ही थी, याद रखिएगा। और याद रखिएगा वर्ष 1947 की बात हो रही है। और फिर इसके बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया और 1 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन करके छत्तीसगढ़ अलग करके फिर से उसका सीमांकन किया गया, जो कि वर्तमान स्वरूप में है। फिर है विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। रीवा जिसे दोस्तों सफेद शेरों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को जिस समय राज्य का पुनर्गठन हुआ था उस समय जिलों की संख्या थी 43। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई थी, जो कि तत्कालीन समय के सीहोर जिले की एक तहसील थी। गठन के समय मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था तथा इसमें कुल 43 जिले शामिल थे। 26 नवंबर 1972 को भोपाल एवं राजनांदगांव 2 नए जिले गठित किए गए और इसके पश्चात कुल जिलों की संख्या 45 हो गई थी। परंतु 25 मई 1998 को BR दुबे आयोग की अनुशंसा पर 10 नए जिलों का गठन किया गया था। और याद रखिएगा इन 10 नए जिलों में से 6 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे वर्ष 2000 में और 4 वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। जो 10 नए जिले बने उनमें से 1 नवंबर सन 2000 को राज्य पुनर्गठन के तहत 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और 4 मध्य प्रदेश में रह गए, जो कि 4 मध्य प्रदेश में थे। याद रखिएगा खरगोन से अलग करके बड़वानी, जबलपुर से अलग करके कटनी
और मंडला से अलग करके डिंडोरी, मुरैना से अलग करके श्योपुर जिला बनाया गया था। यानी कि यह 4 जिले 25 मई 1998 को बनाए गए थे और इन 4 से अलग करके। इसी क्रम में 30 जून 1998 को सहदेव कमेटी की सिफारिश पर 6 नए जिले बनाए गए, जिसमें से मध्य प्रदेश को 3 जिले और तत्कालीन छत्तीसगढ़ को 3 जिले मिले थे। उस समय विभाजित नहीं हुआ था, तो उस समय 6 ही मध्य प्रदेश में थे और वो 10 मध्य प्रदेश में थे, लेकिन 2000 में उन 10 में से 6 चले गए और इन 6 में से 3 चले गए। सहदेव कमेटी की सिफारिश पे जो जिले बने थे उनके नाम है हरदा, जो कि होशंगाबाद से पृथक करके बनाया गया था, उमरिया शहडोल से अलग करके बनाया गया था, एवं नीमच मंदसौर से अलग करके बनाया गया था 30 जून 1998 को सहदेव कमेटी की सिफारिश पर। इस प्रकार 30 जून 1998 को मध्य प्रदेश में 12 संभाग तथा 61 जिले शामिल थे और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य था। गठन के पश्चात पश्चिमी और मध्यवर्ती मध्य प्रदेश का अधिक विकास हुआ, क्योंकि पूर्वी मध्य प्रदेश अत्यधिक दुर्गम तथा आदिवासी बाहुल्य था। पूर्वी मध्य प्रदेश यानी कि वर्तमान का जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भोपाल एवं राजनांदगांव पृथक जिले कब बनाए गए थे? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1972 को भोपाल एवं राजनांदगांव बनाए गए थे और इन दोनों के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 हो गई थी। और इस तरह से दोस्तों एमसीक्यू और थ्योरी साथ में डिस्कस करने से आपको एग्जाम में यह डेट्स रिकॉल करने में काफी आसानी होगी। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिले को किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? तो दोस्तों जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, अशोकनगर जिले को गुना से पृथक करके अलग किया गया था और नया जिला बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अलीराजपुर एवं सिंगरौली जिलों का निर्माण कब किया गया था? तो याद रखिएगा अलीराजपुर एवं सिंगरौली जिलों का निर्माण वर्ष 2008 में किया गया था। अलीराजपुर को झाबुआ से पृथक करके अलग जिला बनाया गया था और सिंगरौली को किससे अलग करके बनाया गया था, यह आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद जिला किस संभाग में आता है? तो दोस्तों वैसे होशंगाबाद का नाम बदल के 2022 में नर्मदापुरम कर दिया गया है और संभाग का नाम भी नर्मदापुरम ही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। नर्मदा नदी के तट पर बसे होशंगाबाद का नाम बदलने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 फरवरी 2022 को नर्मदा जयंती के दिन जनमंच से की थी। उसी दिन से होशंगाबाद का नाम बदलकर नया जिला नर्मदापुरम कर दिया गया था। नया जिला नहीं, सॉरी, उस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था, नया नाम। अगला प्रश्न है, 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो याद रखिएगा 30 जून 1998 की बात की जा रही है और इसका सही जवाब होगा सहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिलों का गठन किया गया था, जिनमें से 3 मध्य प्रदेश में है और 3 छत्तीसगढ़ में है। और डेट काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 30 जून 1998 सहदेव समिति और 25 मई 1998 दुबे आयोग, जिसके अंतर्गत 10 जिलों का निर्माण किया गया था, जिनमें से 4 मध्य प्रदेश को मिले थे और 6 छत्तीसगढ़ में चले गए थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पृथक करके छत्तीसगढ़ नया राज्य कब अस्तित्व में आया? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का विभाजन करके 1 नवंबर वर्ष 2000 को छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया था। और इस टॉपिक पे भी दोस्तों मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या एवं संभागों की संख्या से लेके। इस विधेयक का नाम था राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, जिसके तहत छत्तीसगढ़ पृथक करके नया राज्य बनाया गया था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक एक नए राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी। अविभाजित मध्य प्रदेश के 61 जिलों में से पूर्वी मध्य प्रदेश के 16 जिलों को नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल किया गया था। यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि उस समय कितने जिले दिए गए थे छत्तीसगढ़ के लिए? तो याद रखिएगा 16 जिले। छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में 9 संभाग एवं 45 जिले शेष रह गए थे। तो एक प्रश्न यह भी बनता है कि 1 नवंबर वर्ष 2000 को
मध्य प्रदेश में संभाग एवं जिलों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 9 संभाग और 45 जिले थे 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश गठन के बाद, और 16 जिलों को छत्तीसगढ़ को दे दिया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की मैराथन सीरीज की पहली क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं सीरीज की दूसरी क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।